आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर 3। आई एम डॉक्टर और आज हम विचार करेंगे सकारात्मक अधिगम का माहौल बनाने का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग ए पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट। पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्या है, इसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो पॉजिटिव लर्निंग, जहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग की जरूरत होती है। भौतिक पर्यावरण, फिजिकल इन्वायरमेंट, कक्षा हमारी शैक्षिक प्रणाली की बुनियाद सकारात्मकता इकाई है। शिक्षार्थी अपने संस्थानों के भौतिक वातावरण के साथ अनुसूचित या अनिर्धारित समय के दौरान सचेतन अवस्था में या अनजाने में लगातार वार्तालाप करते हैं। भौतिक विचार चर जैसे वायु गुणवत्ता, तापमान, शोर आदि का अधिगम पर सुनिश्चित प्रभाव रहता है। एक स्कूल के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक का अभाव शिक्षक के उत्पादन और कक्षा प्रबंधन को अत्यधिक प्रभावित करता है। विभिन्न कमरों की व्यवस्था, ब्लैक बोर्ड, कैसा ब्लैक बोर्ड है, पुराने जमाने का, नए जमाने का चौक, अन्य कंप्यूटर उपकरण, फर्नीचर, पंखे आदि विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। मनोवैज्ञानिक वातावरण, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। यदि भवन, स्थान और सुविधाएं किसी स्कूल को भौतिक वातावरण प्रदान करती है तो उसके दर्शन और व्यवहार जो एक मनोवैज्ञानिक वातावरण प्रदान करते हैं। मनोवैज्ञानिक वातावरण अधिकतर उन उत्तेजनाओं को संदर्भित करता है जो स्कूल में शिक्षार्थी के मानस पर प्रभाव डालती है। उदाहरण के लिए एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थिति की कल्पना करें जहां एक शिक्षार्थी को एक जोखिम भरी स्थिति में रखा जाता है। इस स्थिति के परिणाम स्वरूप शिक्षार्थी में चिंता का विकास होता है। चिंता अवांछित व्यवहारों को जन्म दे सकती है, जैसे परीक्षा से बचना, शिक्षकों पर दोषपूर्ण प्रश्नों के लिए दोष देना, कदाचार में लिप्त होना। सामाजिक वातावरण, सोशल इन्वायरमेंट, सहकर्मी समूह के साथ निरंतर वार्तालाप के माध्यम से एक शिक्षार्थी सहयोगी और आत्म बलिदान और वफादारी के सामाजिक गुणों को सीखता है, उनका अभ्यास करता है। बाहरी गतिविधियां छात्रों में साहस, साधन, संपन्नता, आत्मनिर्भरता जैसे गुणों को विकसित करने के अवसर प्रदान करते हैं। अच्छे व्यक्तिगत संबंध शिक्षार्थियों के बीच स्थिरता, विश्वास, अपनेपन की भावना, आत्मसम्मान और आत्म स्वीकृति विकसित करते हैं। अधिगम के लिए एक सकारात्मक वातावरण बनाते हैं। एक शिक्षक के रूप में आपसे शिक्षार्थियों की कम से कम 2 संज्ञानात्मक मांगों को पूरा करने की अपेक्षा दी जाती है। ये एकेडमिक मांग सामग्री को समझना और काम करना, और सामाजिक कार्य की मांग उस सामग्री से संबंधित अन्य लोगों के साथ बातचीत। व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर शिक्षार्थी का वर्गीकरण। हम प्रायः यह कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। किसी भी
कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताएं को नियंत्रित करना एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण काम है। एक शिक्षक के लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना आवश्यक कार्य है ताकि अधिगम को और अधिक व्यवस्थित किया जा सके और पाठ्यक्रम को भी पूरी की जा सके। व्यक्तिगत और सामाजिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण। शास्त्रों के अनुसार जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जीवन के प्रथम 25 वर्ष अर्थात ब्रह्मचर्य में व्यक्ति शरीर, मन और बुद्धि के विकास में लगाता है। शिक्षार्थी निर्देशात्मक उद्देश्यों की योजना बनाने में सहायता करते हैं जो प्रशिक्षण या निर्देशात्मक निर्णयों के लिए प्रासंगिक हैं। सामाजिक कारणों को मुख्य रूप से निम्नलिखित रूप में सम्मिलित किया जा सकता है: अवस्था और परिपक्वता के आधार पर विषय और मनोदृष्टि एवं प्रेरणा, व्यावसायिक अपेक्षाएं और आकांक्षाएं, विशेष प्रतिभा, यांत्रिक निपुणता, विभिन्न पर्यावरण परिस्थितियों में कार्य करने की क्षमता। वयस्क और युवा शिक्षार्थियों में अंतर। वयस्क शिक्षार्थी वर्सेस युवा शिक्षार्थी: समस्या केंद्रित, विषय केंद्रित, परिणाम उन्मुख, भविष्य उन्मुख। आत्म-निर्देशित सेल्फ डायरेक्टेड, दिशा निर्देश के लिए वयस्कों पर निर्भर। नई जानकारी के बारे में संदेहवादी होना। नई जानकारी को सहजता से स्वीकार कर लेना। स्वयं सीखने के लिए उत्तरदायी, अन्य लोगों पर निर्भर। अधिगम शैली के आधार पर वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस ऑफ लर्निंग स्टाइल। अधिगम शैली के आधार पर शिक्षार्थी जानकारी को प्राप्तियों पर संसाधित करना सीखते हैं। 9 शिक्षार्थियों के अनुरूप प्रभावी अधिगम शैली। 9 शिक्षार्थी के प्रकार प्रभावी अधिगम शैली: दृश्य संबंधी, चित्र और प्रदर्शन, श्रव्य संबंधी, शब्द और ध्वनि, ज्ञान सहज ज्ञान संबंधी, अंतर्दृष्टि और आंतरिक अनुभूति, आगमनात्मक तथ्यों और अवधारणा विकसित करना, निगमनात्मक अवधारणा से तथ्यों की ओर जाना, सक्रिय भौतिक गतिविधियां, चिंतनशील विचार विमर्श और आत्मनिरीक्षण, क्रमिक संबंधित चरणों की श्रृंखला। वैश्विक स्तर पर समग्र दृष्टिकोण। श्रवण के आधार पर वर्गीकरण। सक्रिय भौतिक गतिविधियां, चिंतनशील विचार विमर्श, आत्मनिरीक्षण, क्रमिक संबंधित चरणों की श्रृंखला। वैश्विक स्तर पर समग्र दृष्टिकोण। श्रवण के आधार पर वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिसनिंग। श्रवण एक महत्वपूर्ण कौशल है और श्रवण शैली 4 प्रकार की होती है: सक्रिय श्रवण, एक्टिव लिसनिंग, यह श्रवण उद्देश्यपूर्ण होता है; समानुभूति श्रवण, एम्फैथेटिक लिसनिंग, यह सक्रिय श्रवण का ही एक रूप है जिसमें दूसरे व्यक्ति को समझने का प्रयत्न किया जाता है; मूल्यांकन और आलोचना, इवैल्यूएटिव एंड क्रिटिकल लिसनिंग, इसमें श्रोता वक्ता के संदेह की परिशुद्धता, तर्कता
और उपयोगिता का मूल्यांकन करना है। संज्ञानात्मक श्रवण, एप्रिसिएटिव लिसनिंग, इसमें मनोरंजन, मानसिक रूप से आराम देने वाली, भावनात्मक रूप से उद्दीपन करने वाली जानकारी को सम्मिलित किया जाता है। विचार शैली के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग स्टाइल। शिक्षार्थियों की अलग अलग सोच शैली होती है जिनका निम्नलिखित प्रकार से उल्लेख किया गया है। चिंतनशील विचारक सदैव विषय वस्तु के संबंध में नई जानकारी लेना चाहते हैं। यह नई जानकारी को अतीत के अनुभवों से संबंधित करने की चेष्टा करते हैं। सदैव तर्क जानने का प्रयास करते हैं। इनमें सीखने के दौरान भावुकता का अंश रहता है। रचनात्मक विचारक क्रिएटिव थिंकिंग, नई जानकारी के साथ साथ क्रीड़ा भाव, टू प्ले विथ न्यू इंफॉर्मेशन। तर्क जानने का प्रयास, समस्याओं के स्वयं द्वारा विकसित समाधान की चेष्टा। ये अल्प मार्गीय समाधान, शॉर्टकट सॉल्यूशन में भी विश्वास रखते हैं। व्यवहारिक विचारक प्रैक्टिकल थिंकर, सदैव तथ्यात्मक जानकारी की तलाश करना। अपना कार्य करने के लिए सबसे सरल और कारगर उपाय का शोध करना। वे तब तक संतुष्ट नहीं होते जब तक अपने नए कौशल का अपने कार्य में उपयोग नहीं कर पाते। वैचारिक विचारक कंसेप्चुअल थिंकिंग, जिनके उनके मन में सबसे पहले से ही एक विचार बना होता है, ये नई जानकारी को सहज ही स्वीकार नहीं करते। वे सदैव मन में एक बड़ी तस्वीर लेकर चलते हैं। इस प्रकार के विचारक ये जानना चाहते हैं कि जीवन में प्रक्रियाएं कैसी चलती हैं, न कि केवल इतना ही कि अंतिम परिणाम क्या रहता है। काल्पनिक वस्तु जो वर्तमान में उस प्रक्रिया में भाग नहीं को भी इससे संबंधित करके सोचते हैं। क्षेत्र स्वतंत्र बनाम क्षेत्र निर्भर, फील्ड इंडिपेंडेंट वर्सेस फील्ड डिपार्टमेंट। क्या यहाँ फील्ड का मतलब संदर्भित परिवेश है। कुछ लोग कम या अधिक रूप से कौशल या अधिगम के दौरान संदर्भ में प्रभावित होते हैं। क्षेत्र स्वतंत्र शिक्षार्थी सहायता के लिए शिक्षक या अन्य शिक्षार्थियों पर कम भरोसा करते हैं। क्षेत्र स्वतंत्र शिक्षार्थी विश्लेषणात्मक रूप से अनुभव करते हैं, आसपास के क्षेत्र की वस्तुओं को भी इन रूप में देखना चाहते हैं। वे स्व संरचित स्थिति में काम करना पसंद करते हैं और स्व परिभाषित लक्ष्य रखते हैं। वे ऐसा कक्षा की गतिविधियों में भी संभव बना लेते हैं। दूसरी ओर क्षेत्र निर्भर शिक्षार्थी अक्सर समूह में अच्छा काम करते हैं क्योंकि वे पारस्परिक संबंधों में बेहतर होते हैं। वे विश्व स्तर पर समझते हैं। वे वर्तमान संरचना में या संदर्भ में काम करना पसंद करते हैं। उन्हें बाहरी रूप से परिभाषित लक्ष्यों और सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता होती है और वे अपने परिवेश के बारे में अधिक जागरूक होते हैं। कक्षा में पाठ के विभिन्न भागों को जोड़ने वाली गतिविधियां क्षेत्र निर्भर शिक्षार्थियों के लिए उपयोगी होती है। उदाहरण के लिए शिक्षार्थी किसी विषय के बारे में जो कुछ जानते हैं उन पर चर्चा कर सकते हैं। उन पर श्रवण या दृश्य से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। परावर्तन और आवेगशीलता, रिफ्लेक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी। जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो कुछ छात्र उत्तर देने में अधिक समय लेते हैं जबकि अन्य त्वरित क्विक प्रतिक्रिया देते हैं। जिस गति से उत्तरदाता कार्य के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं और जितनी त्रुटियां वे करते हैं उन्हें वैचारिक गति कहा जाता है। वे छात्र जो शीघ्रता से प्रतिक्रिया देते हैं और काफी संख्या में गलतियां करते हैं उन्हें तीव्र अवधारणात्मक गतिशील कहा जाता है। उनके बारे में कहा जाता है अध्ययन को
वे अधिगम की आवेश शैली रखते हैं। जो शिक्षार्थी प्रतिक्रिया करने में धीमी रहते हैं और कम गलतियां करते हैं उन्हें चिंतनशील कहा जाता है। समस्या समाधान की स्थितियां में आवेगी शिक्षार्थी कम आधार सामग्री एकत्र करता है। वे कम व्यवस्थित होते हैं और वे वैकल्पिक समाधान की तलाश नहीं करते। चिंतनशील शिक्षार्थी प्रतिक्रिया देने से पहले जानकारी एकत्र करने, आधार सामग्री का विश्लेषण करने में अधिक समय व्यतीत करता है। उपरोक्त के अलावा कक्षा शैली सीखने वाले निम्न प्रकार के होते हैं सकते हैं: सहज ज्ञान युक्त, इंस्ट्यूटिव, अंतर्दृष्टि और कल्पना, इनसाइड एंड हंचेज, आज्ञात्मक, इंडक्टिव, तथ्यों से सामान्यीकरण तक, निगमनात्मक, डिडक्टिव, सिद्धांत से व्यक्तिगत तथ्यों तक, प्रतिबिंबित, रिफ्लेक्टिविटी, आत्मनिरीक्षक, रचनावादी दृष्टिकोण। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 5 अंतर संबंधित अवयव है। इनको 5 दृष्टिकोण भी कहते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं: संलग्न, इंगेज, इनमें शिक्षक का मुख्य कार्य शिक्षार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करना होता है। अन्वेषण, एक्सप्लोरर, इसके अंतर्गत सीखने के लिए इन सभी इंद्रियों का उपयोग सामूहिक भावना और कुछ सामान्य अभिज्ञता, कॉमन एक्सपीरियंस विकसित होना आदि आता है। व्याख्या, एक्सप्लेन, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से शिक्षार्थी से पारस्परिक विचार विमर्श, व्याख्या आदि कहते हैं। विस्तार, इलेबोरेट, ज्ञान प्राप्त ज्ञान को कहीं और भी लागू किया जा सकता है। मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, प्राप्त ज्ञान का उद्देश्य के अनुसार मूल्यांकन। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत शिक्षण के सूत्र और उसे प्रभावित करने वाले कारक महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा इसमें तकनीकी प्रगति से प्रशिक्षण विधियों एवं शिक्षण सामग्री भी उल्लेखनीय है। इन सब के सम्मेलन से ही शिक्षक प्रभावी बनता है। शिक्षण एक कला और कौशल है। इसका अधिग्रहण कई कारणों पर निर्भर करता है, जिनका नीचे संक्षिप्त से विवरण किया गया है। शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर, सामान्यतः यह माना जाता है कि अत्यधिक योग्य शिक्षकों को उच्च कक्षाओं को पढ़ाना चाहिए और कम योग्य शिक्षकों को निम्नलिखित स्तर की कक्षाओं को पढ़ाना चाहिए। इसके लिए सरकार ने अलग अलग कक्षाओं के लिए योग्यता का निर्धारण किया हुआ है: जेबीटी, बीएड, सीटेट, एनईटी इत्यादि, नेट, जेआरएफ इत्यादि। शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल, प्रभावी शिक्षक के लिए समुचित कौशल संग्रह का होना आवश्यक है। कुछ शिक्षक कौशल जन्म से ही विद्यमान होते हैं, लेकिन कुछ कौशलों के लिए एक भावी शिक्षक को सचेत प्रयास करने पड़ते हैं। शिक्षक का अनुभव, एक्सपीरियंस ऑफ टीचर, शिक्षक स्वयं हर समय एक शिक्षार्थी होता है। शिक्षक स्वयं हर
समय एक शिक्षार्थी होता है। एक अच्छा शिक्षक सदैव अपने ज्ञान छात्रों के साथ साझा करता है और अपने अनुभव से छात्रों के सवालों और कक्षा प्रबंधन को श्रेष्ठ ढंग से नियंत्रित करता है। कक्षा का वातावरण, क्लास इन्वायरमेंट एक शिक्षक को ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में श्रेष्ठ बनाने के लिए कक्षा का वातावरण सुगम बनाने की पहल करनी पड़ती है। आर्थिक कारण, इकोनॉमिक फैक्टर प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक की स्वतंत्रता सोच आवश्यक है और इनको सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि शिक्षक का ध्यान आर्थिक समस्याओं की ओर लगा रहे तो उससे शिक्षक की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। यह शिक्षार्थियों पर भी समान रूप से लागू होता है। शिक्षण संस्थानों की प्रशासनिक नीतियाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षक अपनी कक्षा को अपने ढंग से संचालित करना चाहते हैं, इसलिए वे अपनी सोच में स्वतंत्रता चाहते हैं। दूसरी तरफ शिक्षण संस्थान प्रशासन के अधिकारी, चाहे वे विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के हों, शिक्षण पद्धतियों में मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। इसलिए शिक्षक और प्रशासन दोनों में अच्छा समन्वय होना चाहिए ताकि शिक्षण उद्देश्यों को सुचारू रूप से प्राप्त किया जा सके। विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर। जब कोई शिक्षक ऐसे विषय को पढ़ाता है जिसमें उनसे विशेषज्ञता प्राप्त नहीं की है तो वह अपने शिक्षण से छात्रों को उतना प्रभावित नहीं कर सकता। लेकिन वही शिक्षक यदि अपने विशेषज्ञता प्राप्त विषय को पढ़ाता है तो वह उसे विद्यार्थियों को और अच्छे ढंग से समझ सकता है। समाज एवं माता पिता की अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी एंड पेरेंट्स। माता पिता की अपेक्षाएं चर हस्तक्षेप रूप से कार्य करती है। वे शिक्षार्थी पर दबाव डाल सकते हैं जिससे शिक्षा भी प्रभावित हो सकती है। शिक्षण कौशल क्या है? शिक्षण कौशल, टीचिंग टेक्निक। शिक्षण अनुसंधान शैक्षिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद और प्रशिक्षण में निम्नलिखित शिक्षण कौशलों पर बल दिया गया है। लिखित शिक्षण उद्देश्य शिक्षक सामग्री का आयोजन करना, पाठ सामग्री सुचारू रूप से देने के लिए व्यवस्था करना, पाठ का परिचय देना, कक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को व्यवस्थित करना, प्रश्नों को सही वितरण करना, प्रतिपुष्टि करना, रिस्पॉन्स मैनेजमेंट, व्याख्या करना, उदाहरण सहित व्याख्या। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना, कार्य प्रेरक वस्तु या संदीपन में भिन्न करना, पाठ्यक्रम शिक्षण की गति तय करना, छात्रों को कक्षा में सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करना, श्यामपट्ट या श्वेतपट्ट का उपयोग करना, पाठ समापन करना। आजकल डिजिटल बोर्ड भी आ चुके हैं। सपूत नियमित कार्य असाइनमेंट, छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करना, छात्रों को सीखने में आने वाली समस्याओं का निदान, डायग्नोस और उपचार करने वाली रेमेडियल मेजरमेंट करना, कक्षा प्रबंधन करना, शिक्षण नीति और शिक्षण विधि में संबंध। नेट परीक्षा में शिक्षण नीति का विशेष उल्लेख है। शिक्षण विधि एक चयन पर शिक्षण नीति के आधार पर शिक्षण विधि का चयन शिक्षण नीति के आधार पर किया जाता है जो कि उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। इनका मुख्य कार्य सीखने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न करना है। इसमें मुख्यतः सूक्ष्म उपागम माइक्रो टीचिंग का कार्य अनुसरण किया जाता है। इसके अलावा यहाँ शिक्षण युक्तियों का वर्णन भी आवश्यक है। स्टोन्स और मॉरिसस के अनुसार
ये एक सिद्धांतवादी थे। इनके सिद्धांत के अनुसार शिक्षण युक्तियां उद्देश्यों से संबंधित होती है और शिक्षक के व्यवहार को प्रभावित करती है। शिक्षक कैसी परिस्थिति विशेष में कैसा व्यवहार करता है, कैसे वह कक्षा में छात्रों के साथ विभिन्न भूमिकाओं में कार्य को करता है और कैसे छात्र शिक्षक तथा पाठ्य पुस्तक वस्तु में अंतः प्रक्रिया होती है आदि बातें आती है, या एक या कई युक्तियां सम्मिलित रूप से शिक्षण नीति को प्रभावशाली बनाती है। अब आता है रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार प्रभावशाली अध्यापन के लिए शिक्षक का स्वयं सदा अध्यापनशील रहना आवश्यक है। दूसरी ओर शिक्षण विधियों में पाठ्य वस्तु की प्रकृति पर ध्यान दिया जाता है। इसमें पाठ्य वस्तु तथा उसका प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन महत्वपूर्ण माना है। इसमें शिक्षण के कलात्मक पक्ष पर ज्यादा बल दिया जाता है। शिक्षण विधियों में मुख्यतः स्थूल उपागम माइक्रो टीचिंग का अनुसरण किया जाता है। शिक्षण विधियां टीचिंग मेथड इग्नेशियो एस्टाग्रा के अनुसार यदि शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले ढंग विधि नहीं समझ पाते तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण ये वही विधि अपनाकर जिसे शिक्षार्थी समझ पाए। शिक्षण और शिक्षण नीति के बाद अगला चरण उचित शिक्षण विधियों का चयन करना है। शिक्षण की निम्नलिखित विधियां बड़े समूह की शिक्षण विधियां, छोटे समूह की शिक्षण विधियां, व्यक्तिगत शिक्षण विधियां। शिक्षण की महत्वपूर्ण विधियां अध्यापक केंद्रित पद्धति, बड़े समूह की शिक्षण विधियां, व्याख्यान एवं प्रयोग विधि, समूह शिक्षण, टेलीविजन या वीडियो प्रस्तुति, समीक्षा नीति, प्रश्नोत्तर शिक्षित नीति, क्वेश्चन एंड आंसर, मिश्रित पद्धति मिक्स्ड मेथड, लघु सूक्ष्म शिक्षण विधियां, स्मॉल ग्रुप मेथड, समूह परिचर्चा, ग्रुप डिस्कशन, संगोष्ठी, सेमिनार, पैनल चर्चा, पैनल डिस्कशन, मस्तिष्क समझौती, ब्रेन स्टॉर्मिंग, परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड, शिक्षण विधि, ट्यूटोरियल्स, प्रकरण अध्ययन, केस स्टडी, पात्र अभिनय, रोल प्लेइंग, प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन, शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, लर्नर सेंटर मेथड। निजीकरण शिक्षण विधियां, इंडिविजुअलाइज मेथड, सपूत नियत कार्य, अभिहस्तांकन कार्य, असाइनमेंट, कार्यक्रम उद्देश्य, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर आधारित शिक्षण, कंप्यूटर एसोसिएट कंप्यूटर से आधारित शिक्षण, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, परस्पर संवादात्मक वीडियो, इंटरैक्टिव वीडियो, मुक्त अधिगम, ओपन लर्निंग, सतत अनुकरण, सिमुलेशन, अनुमानी विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड, ऐतिहासिक खोज विधि, डिस्कवरी मेथड। अध्यापक केंद्रित पद्धति, टीचर सेंटर्ड मेथड, व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, व्याख्यान पद्धति सबसे पारंपरिक और प्रभावशाली शिक्षण पद्धति है। कई शिक्षकों द्वारा इसे अनुरूप माना जाता है। इस पद्धति में एक शिक्षक शिक्षार्थियों को समझने में मदद करने के लिए तथ्यों, सिद्धांतों या संबंधों को समझने का प्रयास करता है। यहाँ शिक्षण का एक सक्रिय भागीदार है। छात्रों को निष्क्रिय श्रोता, पैसिव लिसनर माना जाता है। सामान्य तौर पर शिक्षक के व्याख्यान के दौरान
शिक्षक के साथ बातचीत नहीं करते। इस तरह एक तरफा संचार है। यह प्रकृति में निरंतर रहता है। याद रखने और बाद में उन विचार करने के लिए छात्र तथ्यों को और विचारों को सुनते, लिखते और नोट करते हैं। यदि शिक्षक छात्रों को एक बिंदु को स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछने की अनुमति देता है तो शिक्षण को दो तरफा संचार बनाया जा सकता है। मूलभूत लक्षण, बेसिक फीचर। यह प्रकृति में औपचारिक और कथनात्मक नैरेटिव है। यह घटनाओं तथा तथ्यों की एक श्रृंखला प्रस्तुत करता है। यह एक समस्या की पड़ताल करता है। लाभ, एडवांटेज। यह एक अल्पव्ययी है। एक अकेला शिक्षक एक समय में बड़ी संख्या में छात्रों को पढ़ा सकता है, जो अन्य विधियों का उपयोग करके संभव नहीं है। यह बहुत समय बचाता है और पाठ्यक्रमों को निर्धारित करने के समय के भीतर अति सरलता से कंठस्थ किया जा सकता है। यह शिक्षक के कार्य को सरल बनाता है। यह तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करने के लिए इसके महत्वपूर्ण विधियों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए उपयोगी है। सामान्य तौर पर व्याख्यान और के दौरान रुकावटों और विकर्षणों से बचा जा सकता है। सीमाएं, लिमिटेशन। यह छात्र गतिविधि के लिए बहुत कम अवसर प्रदान करता है, क्योंकि शिक्षक कक्षा को रोचक बनाने के लिए विशेष ध्यान दिया रखता है। एक समान तौर पर शिक्षार्थियों को सामान्य तौर पर शिक्षार्थियों को समस्याओं को हल करने के अवसर प्रदान नहीं करता। यह सीखने की प्रगति की जांच के लिए सीमित अवसर प्रदान करता है, चाहे छात्र भाग ले रहे हों और शिक्षक जो कुछ भी समझा रहे हों। जिस वाक्यांश में भाव में एक ही बात को अलग अलग शब्दों में दो या बार से अधिक जान जाता है तो उसे टोटोलॉजी कहते हैं। छात्रों की रुचियां, योग्यताओं और बुद्धि का ध्यान नहीं रखा जाता। यह सीखने की व्यक्तिगत गति की अनुमति नहीं देता। व्याख्यान पद्धति को अधिक प्रभावी बनाने के सुझाव। शिक्षक को व्याख्यान नोट्स, लेक्चर नोट्स शब्द दर शब्द पढ़ने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। शिक्षक को निरंतर ध्यान आकर्षित करने के लिए छात्रों के साथ नेत्र संपर्क बनाए रखना चाहिए। परिचयात्मक टिप्पणियों, इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स, मुख्य शीर्षकों, उपशीर्षकों, आंकड़ों, महत्वपूर्ण डेटा, समापन टिप्पणियों के साथ अच्छी पाठ योजना आदि महत्वपूर्ण अंग हैं। छात्रों को नोट्स बनाने के अवसर मिलना चाहिए। शिक्षक को सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे विद्यार्थी समझ सके। मुख्य बिंदुओं को वैकल्पिक भाषा, अल्टरनेटिव लैंग्वेज में दोहराया जाना चाहिए। विचारों के संचार को बेहतर बनाने के लिए श्रव्य, निर्देशात्मक, ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शनल सुविधाओं का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षक को दृष्टांतों, इलस्ट्रेशन और उदाहरणों का उचित उपयोग करना चाहिए। विभिन्न विचारों और सिद्धांतों की निष्पक्ष प्रस्तुति सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। शिक्षकों को विचारोत्तेजक, उत्तेजक और समस्या समाधान प्रश्न पूछने के लिए व्याख्यान अवधि के दौरान अल्प विराम प्रदान करना चाहिए। स्पष्टीकरण और प्रश्नों के लिए अंत में समय दें। व्याख्यान को निम्नलिखित अभिनव ढंग से संवादात्मक, इंटरैक्टिव बनाया जा सकता है। प्रश्न लिखना। राइट ए क्वेश्चन। अपने सभी छात्रों से अब तक के व्याख्यान को प्रतिबिंब करने और कागज पर एक या दो प्रश्न लिखने के लिए 1 या 2 मिनट बताने के लिए कहें। थिंक पेपर शेयर। पर्याप्त रूप से कठिन प्रश्न पूछने के बाद उन्हें जोड़ी बनाने के लिए कहें। फिर विद्यार्थियों से पूरी कक्षा में अपने दृष्टिकोण साझा करने को कहें। विचार मंथन। छात्रों को नए सब विषय पर कोई विचार मंथन, कहानी आदि साझा करने के लिए उन्हें बोर्ड पर रिकॉर्ड करने के लिए कहना।
क्लासरूम रिस्पॉन्स सिस्टम क्लिकर्स। ये निषेधात्मक तकनीक है जो प्रशिक्षकों को कक्षा के दौरान बहुविकल्पीय और कभी-कभी मुक्त प्रतिक्रिया प्रश्नों के लिए छात्र प्रतिक्रियाओं को एकत्रित करने और उनका विश्लेषण करने की अनुमति देती है। बैक चैनल शब्द छात्र से छात्र और छात्र से प्रशिक्षक वार्तालापों को संदर्भित करता है जो व्याख्यान और प्रस्तुतियों के दौरान हो सकते हैं। जस्ट इन टाइम टीचिंग JITT छात्रों से छोटे सेमिनार पाठ्यक्रमों में पढ़ने की अपेक्षा करना सामान्य बात नहीं है जो इन क्लासेज चर्चाओं की नींव रखता है। टीम आधारित शिक्षा टीम बेस्ड लर्निंग TBL यह अच्छी तरह से विकसित शिक्षण पद्धति GITT के समान है जिसमें इसमें प्री क्लास छात्र कार्यभार का लाभ उठाना सम्मिलित है। व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन विधि लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रेटजी प्रयोग प्रदर्शन वैसे तो छोटे समूह की शिक्षण विधि मानी जाती है, लेकिन अगर इसको व्याख्यान शिक्षण विधि से मिश्रित करके कक्षा शिक्षण में उपयोग किया जाए तो व्याख्यान की काफी कमियों को दूर किया जा सकता है। इस नीति में शिक्षक व्याख्यान की सहायता सैद्धांतिक पक्ष को स्पष्ट करता है और श्यामपट्ट और अन्य सहायक सामग्री से कक्षा में चित्र एवं कथन बनाकर प्रस्तुत करता है। प्रदर्शन के मध्य में शिक्षक छात्रों से प्रश्न भी पूछते रहता है जिससे छात्रों को अधिक स्पष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती है। समूह शिक्षण पद्धति टीम टीचिंग मेथड समूह शिक्षण बड़े समूह में पढ़ाने के लिए एक परिवारात्मक दृष्टिकोण है जिनमें 2 या 2 से अधिक शिक्षक योजना बनाने और कार्यान्वित करने और छात्रों के समूह में सीखने और अनुभव के मूल्यांकन करने के लिए सम्मिलित होते हैं। यह 2 या 3 शिक्षक कक्षा में एक ही समय में अपने विषयों का ज्ञान प्रदान करते हैं। एक शिक्षक प्रकरण के विषय में व्याख्यान देता है और सैद्धांतिक बातें करता है, दूसरा शिक्षक व्यवहारिक पक्ष की बात करेगा, तीसरा समसामयिक पहलुओं पर बात विचार करेगा। विचार गोष्ठी परिसंवाद पैनल चर्चा इसके ही भिन्न रूप कहे जाते हैं। समूह शिक्षण के लाभ इस विधि में छात्रों द्वारा सबसे अच्छे संकाय को साझा किया जाता है। इसमें कई शिक्षण तकनीकों उपकरणों का अनुकूलतम उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। समूह शिक्षण की सीमाएं इस विधि के लिए विशेष दक्ष शिक्षकों को ढूंढना एक कठिन कार्य होता है। इसमें शिक्षण के लिए अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होती है। यह विधि सभी विषयों को पढ़ाने के लिए उपयोगी नहीं है। इस विधि में समय निर्धारण योजना बनाने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण एक छात्राध्यापक के लिए प्रशिक्षण का वह प्रारूप है जिसमें सामान्य कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को निम्न उपायों द्वारा कम करने का प्रयास किया जाता है। एक समय में एक ही शिक्षक कौशल का अभ्यास करना, पाठ्य पुस्तक को एक संपर्तीय तक ही सीमित रखना, कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या को घटाकर 5 और 10 तक के बीच रखना, पाठ के कालांश को 5 और 10 मिनट बीच सीमित करना, सूक्ष्म शिक्षक को अध्यापक प्रशिक्षण और विशेषतया शिक्षण कला के अभ्यास क्षेत्र में अपेक्षाकृत एक नवीन प्रयोग अथवा नवाचार इनोवेशन के रूप में देखा जाना चाहिए। यह अध्यापकों को शिक्षण कौशलों का अभ्यास कराने हेतु अपनाई गई एक प्रशिक्षण तकनीक ट्रेनिंग टेक्निक है।
अतः इसे किसी भी अवस्था में शिक्षण तकनीक टीचिंग टेक्निक नहीं समझा जाना चाहिए। सूक्ष्म शिक्षण पाठ की समाप्ति के बाद ही एक अध्यापक को उसका शिक्षण कैसा रहा इस बात की जानकारी मिल जाती है। इस प्रकार की जानकारी पर्याप्त प्रतिपुष्टि प्रदान करने में काफी सहायक होती है। शिक्षा कार्य में अनेक अति विशिष्ट कौशलों का समावेश होता है। परंपरागत शिक्षक प्रशिक्षण द्वारा इन कौशलों में प्रवीण होना संभव नहीं है। सूक्ष्म शिक्षा की एक ऐसी तकनीक है जो इन कौशलों में परंपरागत होने का अवसर देती है। Have many questions? Thank you for listening. For more educational content, like, share and subscribe.